नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पिछले कुछ महीने से डोनाल्ड ट्रंप की सुई सिर्फ एक जगह अटकी हुई थी कि भैया किसी भी तरीके से बस मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। इसलिए वो व्यक्ति बार-बार एक ही चीज को दोहराता था कि देखिए मैंने 6 से 7 युद्ध रुकवाए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में रुकवाया है, कंबोडिया लाओस के बीच में रुकवाया है। मैंने प्रयास किया कि यूक्रेन और रशिया के बीच में भी युद्ध रुक जाए और जहां लगभग शांति लाना असंभव है, इजराइल और हमास के बीच में, वहां पर भी मैं पीस डील कराने में कामयाब रहा। यह व्यक्ति अपनी पीस मेकर की जो इमेज है उस हद तक गढ़ना चाहता था कि जिस दिन नोबेल पीस प्राइज की घोषणा होनी थी उससे पहले दिन तक यह प्रयासरत था कि किसी तरीके से ये डील हो जाए। और क्यों चाहता है डोनाल्ड ट्रंप नोबेल प्राइज? क्योंकि वो अपने आप को ओबामा के समकक्ष खड़ा करना चाहता है। क्योंकि उसे लगता है कि जो ओबामा है, अपनी पार्टी का सबसे बड़ा नेता था, वो मैं बन गया। 2 बार राष्ट्रपति था, वो मैं बन गया। लेकिन उसके पास बस एक नोबेल पीस प्राइज है, वो अतिरिक्त है। वो चाहता है कि मुझे भी वो मिले, लेकिन वो उसे मिलता नहीं है। वो मिल जाता है वेनेजुएला की जो विपक्ष की नेता है उन्हें। खैर उसमें ऑयल लॉबी कैसे इन्वॉल्व है, क्या नहीं है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जिस दिन ये घोषणा होती है, ऐसा लग रहा है कि उस दिन का इंतजार कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप। जो अपनी शांति प्रिय जो इमेज है, उसको बस उसे जो 10 अक्टूबर तक की थी, अब खुलकर वो व्यक्ति मैदान में उतर गया है। और 6 बड़े ऐसे कदम उसने सबसे पहले चाइना के खिलाफ उठाए। उस इकोनॉमिक वॉरफेयर में वो खुलकर अब चाइना के सामने आ गया, क्योंकि उसे पता था अगर ये उससे पहले करता है और जिस तरह का एक इकोनॉमिक कह सकते हैं क्योस पूरी दुनिया में मचेगा, उससे जो उसकी पीस की इमेज थी कि बहुत शांति प्रिय व्यक्ति है, वो खराब हो सकती है। और 10 तारीख के बाद वो खुलकर मैदान में आ गया और 6 कदम ऐसे उठाए चाइना के खिलाफ कि चाइना ऐसा तिल मिलाया कि उसने भी इसकी एक नब्ज दबा दी। फिर इसके वापस इसका काउंटर अटैक हुआ है। इन्हीं सब बातों की बात करेंगे और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फोन कॉल ने इस चीज को और इंटरेस्टिंग बना दिया और भारत की कैसे इसमें एंट्री है, उस चीज के ऊपर बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करता है कि उसे एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन फोरम की एक बैठक में साउथ कोरिया के अंदर आना था। वहां पर इसकी मुलाकात शी जिनपिंग से होनी थी। बहुत उम्मीदें थी कि शायद यहां से अमेरिका और चाइना के जो संबंध है वो बेहतर होंगे। ये ट्वीट करता है कि भैया मैं एपेक की बैठक में आऊंगा नहीं आऊंगा अभी तो पता नहीं, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है वो बहुत बेहतर नहीं है और शी जिनपिंग से मुलाकात नहीं होगी ये तो कंफर्म है। एपेक में जाएगा नहीं जाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि अब वहां मुलाकात नहीं होने वाली है। उसके बाद ये एक और चीज कहता है कि मैं चाइना के ऊपर 100% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने जा रहा हूं। क्या मतलब है इसका? भारत के ऊपर अभी 50% का टैरिफ है क्योंकि हम रशिया से तेल खरीदते हैं। चाइना के ऊपर पहले ये टैरिफ लगाता है 145% का, उसे बढ़ा के 245 कर देता है, फिर वापस घटते घटते घटते, क्योंकि चाइना भी इसके ऊपर काउंटर करता है कि भैया तुम जितना लगाओगे उतना हम लगाएंगे। ये वापस से आकर 30% के ऊपर रुक जाता है और काफी समय से ही 30% के आसपास ही था कि 30% का टैरिफ चाइना के ऊपर लगेगा। लेकिन अब ये कह रहा है कि भैया अब ये जो टैरिफ है, ये टैरिफ बढ़कर 130% होने वाला है, यानी 100% का एक्स्ट्रा। यानी कि चाइना का जो सामान 100 रुपए का बिकता था वो 230 का बिकेगा। भारत का जो 100 का बिकता था वो तो 150 का हुआ, लेकिन अभी इनका 230 का हो गया। यानी कि जो चाइना का जो कॉम्पिटिटिवनेस है अमेरिकन मार्केट के अंदर वो खत्म हो गया है, क्योंकि 230 का तो कोई खरीदेगा ही नहीं। मान लीजिए भारत ऑप्शन देता है 150 का, या वियतनाम देता है 180 का, या कोई और देश देता है 125 का, तो उनसे खरीदेगा, वो चाइना से क्यों खरीदेगा? तो चाइना का लगभग जो ट्रेड है अमेरिका के साथ, वो आप ये मानकर चलिए खत्म हो चुका है। और इसका रिएक्शन ये आता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक दिन के अंदर, विद इन अ सिंगल डे, 1.6 ट्रिलियन डॉलर वाइप आउट हो जाते हैं अमेरिकन मार्केट से। भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर की है और 1.6 एक दिन में अमेरिकन स्टॉक मार्केट से गायब हो जाते हैं ट्रंप के एक निर्णय, एक ट्वीट की वजह से। और जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक दिन में 300 बिलियन डॉलर का उसका मार्केट शेयर जो है वो वाइप आउट हो जाता है और सिर्फ बिटकॉइन 19 बिलियन डॉलर की अपनी वैल्यू खो देता है, लगभग 10% के आसपास गिर जाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि उसने चाइना के ऊपर 100% का टैरिफ लगा दिया, 130% का टैरिफ लगा दिया। उसने चाइना के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चा खोला है इस व्यक्ति ने, वो मतलब शायद पहले कभी देखा नहीं है कि इस हद तक बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गई।
सबसे पहले 29 सितंबर, शायद ट्रंप को 10-12 दिन पहले ही आभास होने लगा था कि मुझे नोबेल वोबेल मिलने नहीं वाला है, तो उनका जो ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सिक्योरिटीज है उसने एक सर्कुलर जारी किया। उसने कहा कि चाइना की जो जो कंपनी अमेरिका के अंदर बैन है, जैसे हुआवे, अगर वो कंपनी किसी और कंपनी का 50% से ज्यादा हिस्सा उसके पास है, या ऐसी कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड है उसकी 50% ओनरशिप किसी और के पास है, तो वो कंपनी भी अमेरिका के अंदर काम नहीं कर सकती। मान लीजिए हुआवे है, वो अमेरिका के अंदर बंद है क्योंकि अमेरिका ये कहता है कि ये हमारे यहाँ स्पियोनाज करते हैं, अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से हमारे यहाँ सर्विलेंस और बहुत कुछ करते हैं, तो हुआवे उन्होंने बैन कर दिया। लेकिन हुआवे की ही एक और कंपनी है ऑनर, हुआवे के सारे प्रोडक्ट वो ऑनर आके बेचती है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो ऑनर है ना, कहने को तो ये अलग एंटिटी है, अलग कंपनी है, लेकिन ये चलती हुआवे के अंदर है, उसके पास ओनरशिप है, तो हम इसको भी ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। इसकी वजह से जो चाइना का जो एक वेब था कि कंपनी की हिस्सेदारी किसी ने किसी की ले ली, किसी ने किसी की, और उस तरीके से जो मार्केट में एक्सेस मिल जाता था वो खत्म हो गया। सबसे पहला झटका चाइना को वो ये लगता है, और चाइना उसका साफ कहता है अमेरिका को, जो तुम कर रहे हो ना बहुत गलत है, एक तरीके से तुम चाइनीज कंपनी के लिए अमेरिकन मार्केट का जो एक्सेस है वो खत्म कर रहे हो। चाइना इसको बहुत सहजता के साथ नहीं लेता है, क्योंकि ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पीछे सीसीपी के बड़े बड़े जनरल्स, बड़े बड़े नेता, अधिकारी, ये उसके एक हिस्सा होते हैं, उनके डायरेक्ट इंटरेस्ट से जुड़े हुए। तो चाइना को सबसे पहला झटका तो वहां लगता है। दूसरा झटका जो ये लगता है कि अमेरिका साफ कहता है कि भैया अब तक जो चाइना है उसकी जो एयरलाइन है, जब वो वहां से कोई प्लेन उड़ता है चाइना से, वो अमेरिका जाता है या अमेरिका से चाइना आता है, तो जो चाइना से अमेरिका जब जाता है तो वो पैसिफिक ओशन के ऊपर से, प्रशांत महासागर से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि वो लंबा रास्ता पड़ता है, वो रशिया का एयर स्पेस यूज करके और तब अमेरिका के अंदर जाता है, तो उससे वो रास्ता कम हो जाता है। तो अमेरिका ये कहता है कि भैया क्योंकि तुम तो रशिया का एयर स्पेस यूज कर लेते हो, तुम्हारी फ्लाइट छोटी पड़ जाती है, डिस्टेंस कम हो जाती है, तुम सस्ते में काम चला रहे हो, अब मेरी और रशिया की एक तरीके से युद्ध चला हुआ है, मैं उसे यूज नहीं कर पाता, मुझे प्रशांत महासागर से आना पड़ता है और मेरा कॉस्टली हो जाता है, भैया तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो है नहीं। तो वो ये कहता है कि ऐसा है कि अब तुम्हें भी प्रशांत महासागर से आना पड़ेगा। तो उसके लिए भी अब बात चल रही है, माफ कीजिएगा दूसरा, हाँ, तो उसके लिए भी अब बात चल रही है कि जो चाइना से ऑपरेट होती हैं जो फ्लाइट, उन्हें कॉपरेट करना पड़ेगा, उन्हें अब यहीं से आना पड़ेगा, रशियन एयर स्पेस नहीं यूज कर सकते। यानी कि जो एयरलाइन इंडस्ट्री है चाइना की, उसके ऊपर भी अब अमेरिका हमलावर हो रहा है। उसके बाद भारत के ऊपर तो उसने सैंक्शन लगाए, तीसरा, ये दो हो गए, अब तीसरा वो ये करता है, भारत के ऊपर तो उसने सैंक्शन लगाए हैं कि भैया आप चाबार पोर्ट में काम करेंगे या कोई भी कंपनी आपकी वहां काम करेगी तो हम उसे ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अब उसने वही चीज चाइनीज रिफाइनरीज के साथ भी कर दी है कि अगर चाइना की कोई कंपनी तेल खरीदती है ईरानियन से, ईरानियन ऑयल खरीदती है चाइना की कोई रिफाइनरी, तो उन कंपनियों को भी हम ब्लैकलिस्ट करेंगे। और ध्यान दीजिएगा पिछले कुछ समय पहले चाइना और ईरान के बीच में $800 बिलियन का एक तरीके से करार हुआ था, जिसमें एक बड़ा ये था कि चाइना ईरान से एनर्जी इंपोर्ट करेगा। अगर चाइनीज रिफाइनरीज बैन हो जाती है, अमेरिकन सेक्शंस लग जाती हैं, तो अमेरिकन और वेस्ट का जो मार्केट है उसके लिए उनके रास्ते बहुत हद तक एक तरीके से मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि भैया वो रिफाइन करके ईरानियन ऑयल वहां पे जैसे भारत बेचता है रशिया का, वो भी प्रयास कर रहे हैं उस मार्केट को एक्सेस करने के लिए, तो वो भी उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। ऊपर से अगर उनके ऊपर सैंक्शंस लगते हैं, हुआवे मान लो इस तरह की कंपनीज या रिफाइनरीज के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट से उनके लिए पैसा उठाना मुश्किल हो जाता है, कस्टमर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए अमेरिका जो सैंक्शंस लगा रहा है रिफाइनरीज के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, चाइना उससे भी परेशान है। उसके बाद चौथा हमला होता है। अमेरिका ये कहता है कि जो भी चाइना की बनी हुई शिप होगी, ओन शिप होगी, या तो चाइना में बनी हो, भले ही चाइना में बनी है लेकिन वो है भारत के पास, चाइना की कोई कंपनी उसे चलाती हो, या किसी भी तरीके से उस शिप से चाइना का कनेक्शन हो, और अगर वो शिप अमेरिका पहुंचती है और अमेरिका के तट पर वो जाकर वहां लगती है, तो हर टन पे उसे $80 का अतिरिक्त फीस देनी पड़ेगी। यानी कि वो जो प्रोडक्ट है किस हद तक महंगा हो जाएगा, वो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। और पूरी दुनिया में 3 ही देश ऐसे हैं, चाइना, जापान और साउथ कोरिया, जो मेनली जो शिप बिल्डिंग में है वो उसमें है, जो कार्गो शिप्स होती हैं वो यही 3 देश बनाते हैं, और इसमें भी 62% शिप दुनिया की अकेला चाइना बनाता है।
क्योंकि उसे अपना जो एक्सपोर्ट है लगभग $3.5 ट्रिलियन का वो एक्सपोर्ट करता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है, उसे शिप्स चाहिए। इसलिए वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। $24 ट्रिलियन का टोटल दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, उसमें से मात्र चाइना $3.5 ट्रिलियन का करता है। तो भैया उसके लिए उसे शिप चाहिए बड़े मात्रा में। और अगर उन शिप्स के ऊपर टैरिफ लगने लगेंगे, अगर उन शिप्स के ऊपर ये बात आने लगेगी भैया इन्हें $80 देने हैं, तो चाइना के लिए तो व्यापार करना, या चाइना से जो लोग शिप खरीदते हैं उनकी शिप बिल्डिंग जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी खतरा आ जाएगा। तो अमेरिका चौथा हमला ये करता है, पहले उनकी कंपनीज के ऊपर, उसके बाद उनकी एयरलाइन के ऊपर, उसके बाद उनकी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर हमला करता है, और उसके बाद एनवीडिया जो चिप बनाती है, छोटी छोटी चिप होती हैं आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, आपके प्लेन में, हर जगह जहां आप चाहें वहां पे चिप्स होती हैं। अब उसने कहा है एनवीडिया जैसी जो बड़ी कंपनी है, जो एक तरीके से अग्रणी है, सबसे आगे है इन चिप बिल्डिंग में, कि ये जो चिप बनाओगे ना उसमें सबसे पहला एक्सेस अमेरिका का है, हम यूज करेंगे, और अगर तुम्हें चाइना बेचनी है ना तो हमसे पूछ के करोगे, तब तक आप कर नहीं पाओगे। तो एक तरीके से हर सेक्टर में चाइना को किस तरीके से दबाया जाए, ये प्रयास पिछले कम से कम 10 से 12 दिनों से चल रहा है। और खबर ये भी है, छठी जो एक्शन हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स हैं उनके एक्सपोर्ट के ऊपर भी शायद बैन लगाया जा सकता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या और फेसबुक है, यूट्यूब है, वो सब वो वहां यूज करते नहीं है, लेकिन ऐसे और बहुत सारे क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स हैं जो अलग अलग सेगमेंट्स में यूज होते हैं, जो कई बार आम पब्लिक को पता भी नहीं होता लेकिन वो होते हैं। उनके ऊपर भी अब प्रयास ये है कि अमेरिका वहां पर भी चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाएगा। जब ये 6 खबरें निकल कर आई, चाइना को समझ आया कि भैया बस अमेरिका फुल थ्रॉटल में आ गया है, डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया नोबेल प्राइज मिलना नहीं है, कुछ होना नहीं है, रशिया से कुछ पॉजिटिव खबर आ नहीं रही है, भारत को दबाने का प्रयास पूरा कर लिया है, जहां तक जा सकते थे चले गए हैं, एक बड़ा एक्शन उनके ऊपर लिया है, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड के बाद वो भारत को भी नहीं दबा सकता। वो सिर्फ वहां तक चाह रहा है कि बिल्कुल ऐसा ना हो कि भारत पूरा ट्रांजिशन कर जाए एंटी अमेरिका कैंप के अंदर। वो चाहता है कि उस थ्रेशोल्ड तक उसे रोका जाए। कहा था ना अमेरिका ने कि 60 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर अमेरिका भारत घुटने टेक देगा, लेकिन होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी वो सोच रहा है कि चलो चाइना के ऊपर प्रयास करते हैं, और ये 6 एक्शन लेता है। उसके बाद जब चाइना को समझ आता है कि भैया अब अमेरिका रुकने वाला नहीं है, और ऐसे ही उसे लेवरेज देते गए तो ये और खुल के सामने आता रहेगा। तो चाइना ने एक सर्कुलर जारी किया, जितने देश हैं सबको मैसेज भेजा कि हम आपको 12 रेयर अर्थ भेजते हैं। दुनिया में जो रेयर अर्थ है उसका 90% चाइना एक तरीके से उसकी सप्लाई के ऊपर कंट्रोल रखता है, क्योंकि वहीं पे रिफाइनिंग और वो सब होती है। 90% अगर दुनिया में 100 रेयर अर्थ के एलिमेंट का शिपमेंट जाता है तो 90 चाइना से जाता है। तो उसने सबको कहा, भारत को भी कहा कि हम आपको रेयर अर्थ देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितनी सप्लाई चाहिए उतनी देंगे, लेकिन आप हमें ये सर्टिफिकेशन देंगे कि किसी भी तरीके से वो अमेरिका आपके यहां से नहीं पहुंचेगा। अगर उसमें 0.1% भी रेयर अर्थ का एलिमेंट का कोई पार्ट है किसी प्रोडक्ट में, वो अमेरिका नहीं पहुंचना चाहिए। खैर भारत ने भी उस पर ना हाँ करी है ना करी है, कुछ भारत का रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन चाइना ने सभी देशों को कहा जितना चाहिए हम देंगे, रेट नेगोशिएट करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन रेयर अर्थ अमेरिका नहीं पहुंचना चाहिए। और यहीं से अमेरिका की चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं। और चाइना के पास जो ये विंडो है ना, 3 से 4 साल का ही विंडो है, क्योंकि तब तक अमेरिका भी अपने ऑप्शंस तलाश लेगा, म्यांमार में ढूंढ रहा है, पाकिस्तान में ढूंढ रहा है, उसके बाद रिफाइनिंग कैपेसिटी वो डेवलप कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। लेकिन जो 3 से 4 साल का ये विंडो है उसका इस्तेमाल चाइना करना चाह रहा है, कि जब तक चाहूं उसे स्क्वीज करूं, जब तक चाहूं उसे परेशान करूं। और अगर ये रेयर अर्थ वहां नहीं पहुंचते हैं तो आपकी मिसाइल से लेके और आपके वीडियो गेम तक कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, जो अमेरिका में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं है जिसमें इसकी जरूरत ना पड़ती हो। और अमेरिका अगर ये सप्लाई बंद हो जाती है तो अमेरिकन टेक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बुरी स्थिति हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए, और चाइना वो समझता है। इसीलिए ट्रंप कहता है अच्छा मैंने ये 6 स्टेप उठाए, तुमने रेयर अर्थ का बैन लगाया, अब मैं तुम पे टैरिफ लगाऊंगा। कारण चाइना $3.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें सबसे बड़ा पार्टनर अमेरिका है। और चाइना पूरी की पूरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, और अमेरिका का सबसे बड़ा इंपोर्ट जो होता है वो भी चाइना से होता है। तो अमेरिका उस लेवरेज का इस्तेमाल करना चाहता है। तो एक तरीके से म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन है दोनों का। भैया चाइना से सामान नहीं खरीदेगा, चाइनीज इंडस्ट्रीज के लिए नुकसान है,
और टैरिफ लगाएगा तो अपने ही प्रोडक्ट के अपने ही लिए महंगा कर देगा, तो अमेरिका के लिए भी नुकसान है। लेकिन इसमें भारत की भी एंट्री होती है। अभी कल या परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट किया कि डोनाल्ड ट्रंप से गाजा पीस डील के ऊपर बात हुई है। लेकिन उससे पहले एक और चीज होती है, भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है वो लगभग फाइनलाइज हो रही है, और डोनाल्ड ट्रंप उसी ट्रेड डील के चक्कर में इतना तड़फड़ा रहा था, ये टैरिफ वो टैरिफ और ये सब, मतलब जो भी नाटक वो कर सकता था वो सब किए। क्योंकि अब वो एक साथ तीन तीन देशों को होल्ड नहीं कर सकता कि भारत के खिलाफ भी मोर्चा खोल दे, चाइना के खिलाफ भी खोल दे, और रशिया के खिलाफ भी खोल दे। इसलिए वो इंतजार कर रहा था कि भैया भारत वाला जो फ्रंट है एक तरीके से पहले उसे सेटल कर लो, सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है, पहले भारत को करके देखते हैं। कुछ ज्यादा कामयाबी नहीं हुई, हाँ ट्रेड डील हो रही है, अब उसे लग रहा है कि ये वाला फ्रंट अपेक्षाकृत सुरक्षित है। ठीक है, मैंने ट्रेड डील कर लिया, उसके बाद मैं अपने टैरिफ वैरिफ भी कम कर लूंगा, सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। कुछ ठीक है, भारत होता है, कुछ भारत आगे बढ़ा, कुछ अमेरिका आगे बढ़ा, तो अब चीजें अपेक्षाकृत शांति की तरफ बढ़ेंगी। खैर ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत चीजें शांत रहेंगी। और उसे पता है कि भारत पूर्ण रूप से चाइना के कैंप में भी नहीं बैठेगा, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है वो चलती रहेगी और हम मना लेंगे कुछ ना कुछ कर। अब उसे लग रहा है कि भारत का क्योंकि फ्रंट ठंडा होने वाला है, मोदी से भी, मोदी ने पहले 4-4 बार तो फोन नहीं उठाया, कम से कम फोन तो उठा रहा है, बात तो कर रहा है, चीजें कुछ कुछ ओके ओके सी होने लगी हैं। तो चलिए अब चाइना के खिलाफ फ्रंट खोलते हैं, क्योंकि चाइना भी उतना ही सहयोग रशिया को कर रहा है जितना भारत की तरफ से सहयोग पहुंच रहा है। इसीलिए उसे शायद थोड़ी सी एक सांस लेने की जो गुंजाइश है वो मिली चाइना के परिप्रेक्ष्य में। अब वो चाइना के खिलाफ खुलकर खेल रहा है। अब यहां से टैरिफ वॉर किधर जाती है, छह उसने एक्शन ले लिए, एविएशन इंडस्ट्री को खराब करना है, चिप इंडस्ट्री को खराब करना है, ऑयल एंड गैस वाली इंडस्ट्री है चाइना की उसे खराब करना है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को खराब करना है, पूरा प्रयास है। और उसने भी कह दिया कि भैया जो तुम्हारी लाइफलाइन है, जो तुम्हारी बड़ी बड़ी टेक का डिफेंस जाता है ना, पूरी दुनिया में तुम हथियार बेचते हो अलग अलग तरह का, उसमें भी रेयर अर्थ लगता है, वो हमारे पास है, उसके पास भी ऑप्शन है। शी जिनपिंग ने भी नस दबाई है। तो अब जो ये खुला खेल है टैरिफ का और ये जो इकोनॉमिक ट्रेड वॉर है, अब ये खुलकर सामने आ गई है। और इसका सबसे पहला जो कैजुअलिटी है वो शेयर मार्केट हुई है, और सबसे पहली कैजुअलिटी हुई है वो क्रिप्टो मार्केट हुई है, जिस तरीके से वो धड़ाम। और उसके बाद चाइना जिस हद तक गोल्ड खरीद रहा है कि भैया जो यूएस डॉलर है उसके ऊपर हम डिपेंडेंसी कम करने वाले हैं, और जिस रफ्तार पे वो गोल्ड खरीद रहा है वो भी जबरदस्त है। और अब तो खबरें ये भी आने लगी है कि अगले हफ्ते या कुछ आने वाले दिनों में जो यूएस का डॉलर है वो चाइना अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेचना चाहता है, यानी कि यूएस ट्रेजरीज को जो है मार्केट में वो छोड़ देने वाला है। इसका मतलब जो उसके पास डॉलर रखा है अगर वो मार्केट में छोड़ देगा, उसकी सप्लाई बढ़ा देगा, अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जिसकी भी सप्लाई बढ़ती है वैल्यू कम हो जाती है, तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसमें भी अमेरिका का नुकसान है। तो अभी इस हथियार का इस्तेमाल भी चाइना भविष्य में कर सकता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भारत के लिए ऑप्शन भी हो सकता है कि भारत भैया अमेरिका को कहे कि भैया तुम्हारा चाइना से युद्ध चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, चलिए थोड़ा आपस में बीच में कुछ बात कर लेते हैं, वैसे कौन सा चाइना हमारा दोस्त है, तो हमारा जो पीछे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर लेते हैं, कुछ टैरिफ वैरिफ कम कीजिए, कुछ सैंक्शन वैंक्शन कम कीजिए, और तुम उनके यहाँ 230 का सामान खरीदते हो, हमारा टैरिफ कम करो, हम 120-25 या 115-20 में दे देंगे हम तुम्हें, ठीक है, तुम 10-15% का टैरिफ लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी तो उनसे हम आधे पड़ेंगे। तो भारत इसमें अपने लिए अपॉर्चुनिटी खोज सकता है, और वही प्रयास चल रहा है। तो आने वाला समय बहुत इंटरेस्टिंग है, आने 1-2 महीने में आप देखिएगा बहुत कुछ अंतरराष्ट्रीय पटल पे होने वाला है। देखिए वैसे तो जब तक डोनाल्ड ट्रंप है जब तक कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, लेकिन आने वाला समय भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है अगर उसे भारत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है तो। बाकी इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा वो सब आपके साथ लेके आता रहूंगा। आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।